कई कंपनियां जो कभी बाजार पे राज करती थीं, आज देखिए वो संघर्ष कर रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस तरह से वो बनी है, वो आज की तेज दुनिया के लिए सच कहूं तो पुरानी पड़ चुकी हैं। प्रॉब्लम उनके प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि उनके ऑर्गेनाइजेशनल डीएनए में है। तो भविष्य का संगठन आखिर दिखता कैसा है? चलिए इस स्रोत सामग्री में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समस्या की जड़ को समझते हैं। सोचिए एक बहुत बड़े जहाज के बारे में, जो इतना बड़ा और भारी हो गया है कि वो तेजी से मुड़ ही नहीं सकता। बस यही हाल कई बड़ी कंपनियों का है। वो अपनी ही सफलता की बनाई हुई संरचनाओं में फंस गई हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एंट्रोपी कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है और धीमा पड़ जाता है। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, बाईं ओर है स्केल इकोनॉमी, एक पिरामिड की तरह, जहां सारी ताकत ऊपर होती है और हर चीज स्टैंडर्ड होती है। और दाईं ओर है नॉलेज इकोनॉमी, एक नेटवर्क की तरह, जहां कामयाबी सहयोग और सीखने की काबिलियत पर निर्भर करती है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक जमीनी बदलाव है, जो आज की ज्ञान आधारित दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल पते की है। जब कोई संगठन बहुत ज्यादा कठोर और नौकरशाही में फंस जाता है, तो वो सीखने और बदलने की अपनी क्षमता खो देता है। वो अपनी अंदरूनी एनर्जी खो देता है और धीरे धीरे बाजार में अप्रासंगिक होने लगता है। यही है संगठनात्मक एंट्रोपी। तो सवाल ये उठता है कि अगर पुराना मॉडल टूट चुका है, तो फिर नया मॉडल क्या है? इसका जवाब बस कुछ नियम बदलने में नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया ऑर्गेनाइजेशनल डीएनए बनाने में है। तो इस विश्लेषण में हम पहले समस्या को समझेंगे, फिर कैलिडोस्कोप और मछली स्कूल जैसी नई रणनीतियों पर नजर डालेंगे, उन 6 सिद्धांतों को जानेंगे जो इसे मुमकिन बनाते हैं, लीडरशिप में आए बदलाव को देखेंगे और आखिर में कुछ असली कंपनियों के उदाहरण देखेंगे जो इस नए डीएनए के साथ काम कर रही हैं। इस नए ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को समझने के लिए हमें 2 बहुत ही जबरदस्त रूपकों की जरूरत है जो इसकी आत्मा को दर्शाते हैं। एक है कैलिडोस्कोप और दूसरा है मछलियों का झुंड। जरा मछलियों के झुंड की कल्पना कीजिए। कोई एक मछली लीडर नहीं होती, फिर भी पूरा का पूरा झुंड एक साथ एक पल में दिशा बदल लेता है। इसे शोलिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। कंपनियों के लिए इसका मतलब है छोटी आज़ाद टीमें जो बिना किसी बॉस के ऑर्डर के एक कॉमन लक्ष्य के लिए मिलकर काम करती हैं और बाजार के हिसाब से तेजी से खुद को ढाल लेती हैं। और यहीं पर कैलिडोस्कोप का आइडिया आता है। जैसे कैलिडोस्कोप में कांच के कुछ सिंपल टुकड़े होते हैं, लेकिन वो अनगिनत खूबसूरत पैटर्न बना सकते हैं। ठीक वैसे ही एक कैलिडोस्कोपिक संगठन कुछ आसान सिद्धांतों पर काम करता है। यही वो डीएनए है जो टीमों को मछलियों के झुंड की तरह काम करने की आज़ादी देता है, लगातार बदलते हुए और खुद को नए मौकों के लिए ढालते हुए। चलिए अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये डिज़ाइन सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये 6 मुख्य सिद्धांतों पर बनाया गया है जो इसे काम करने लायक बनाते हैं। इस डायग्राम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 6 सिद्धांत अलग अलग नहीं हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कंपनी को लगातार सीखने, नया करने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। पहले 2 सिद्धांत बाहरी दुनिया से जुड़ने के बारे में है। परावर्तकता और अवशोषकता का मतलब है कि कंपनी की दीवारें शीशे की तरह पारदर्शी हैं। नए आइडिया और टैलेंट आसानी से अंदर आ सकते हैं। और मॉड्यूलैरिटी का मतलब है कि कंपनी लेगो ब्लॉक्स की तरह है। ज़रूरत के हिसाब से टीमों को तेजी से बनाया और बदला जा सकता है, बिना पूरी कंपनी को हिलाए। अगले 2 सिद्धांत कंपनी की अंदरूनी संस्कृति को शेकल देते हैं। विविधता इसलिए ज़रूरी है ताकि एक ही तरह की सोच हावी न हो जाए और नए नज़रियों को जगह मिले। और नवीकरणीयता एक ऐसी संस्कृति बनाती है जहां बदलाव को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा जाता है। ये लगातार आगे बढ़ने का ईंधन है। और आखिरी 2 सिद्धांत सहजीवन और सहक्रिया ये पक्का करता है कि सभी आज़ाद टीमें मिलकर काम करें ताकि एक और एक मिलकर 11 बने और संतुलित लक्ष्य संगठन की अंतरात्मा की तरह है। ये याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ मुनाफे में नहीं, बल्कि नैतिक और निष्पक्ष होने में भी है। अच्छा, इस तरह की फुर्तीली संरचना को काम करने के लिए लीडरशिप की जो पारंपरिक सोच है उसे पूरी तरह से बदलना होगा। अब बात ऊपर से नीचे ऑर्डर देने की नहीं है। ये बदलाव लीडरशिप की भूमिका को पूरी तरह बदल देता है।
हम बाईं ओर के बॉस मॉडल से, जो कंट्रोल करता है, दाईं ओर के स्पॉन्सर मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो टीमों को कामयाब होने के लिए संसाधन और सपोर्ट देता है। यहाँ कर्मचारी सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि कंपनी के धैर्य सहयोगी होते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर क्या ये असल में काम करता है? बिल्कुल। चलिए कुछ असल दुनिया की कंपनियों को देखते हैं जो इन सिद्धांतों को अपना चुकी हैं। WL गोर इसका एक क्लासिक उदाहरण है। उनकी मशहूर लैटिस संरचना में कोई पारंपरिक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ही नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई कमांड की चेन नहीं। बस छोटी आत्मनिर्भर टीमें हैं जो मौकों के हिसाब से खुद ब खुद बन जाती हैं। या फिर क्योसेरा को ही देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है, लेकिन ये 3000 से ज़्यादा छोटी स्वतंत्र अमीबा यूनिट्स के कलेक्शन के रूप में काम करती है। हर यूनिट आज़ादी से काम करती है, जो कंपनी को इतना बड़ा होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला बनाती है। और ये ट्रेंड अब हर जगह दिख रहा है। गूगल का अल्फाबेट के रूप में पुनर्गठन, जहां हर कंपनी आज़ादी से काम करती है। सैमसंग का नई तकनीक बनाने के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम्स का इस्तेमाल। यहाँ तक कि न्यूकोर स्टील जैसी बड़ी कंपनी भी 90 स्वतंत्र बिजनेस के एक परिवार की तरह काम करती है। तो इन सभी उदाहरणों का नतीजा क्या है? क्या ये मॉडल सच में काम करता है? एक नंबर है जो सब कुछ बता देता है। रिसर्च से पता चलता है कि जो कंपनियां एक कठोर मशीन की तरह काम करने से हटकर एक जिंदा जीव की तरह ढलने वाले मॉडल को अपनाती हैं, उनके प्रदर्शन में औसतन 81% की जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि भविष्य इसी मॉडल का है। तो इस सबसे क्या नतीजा निकलता है? वो मुख्य संदेश क्या है जिसे हमें याद रखना चाहिए? तो अंत में सार ये है, बिजनेस करने का लॉजिक ही बदल गया है। हम एक औद्योगिक मशीनी सोच को पीछे छोड़ रहे हैं और एक जैविक जिंदा सोच की ओर बढ़ रहे हैं, जो स्थिरता के बजाय फुर्ती को, कंट्रोल के बजाय कनेक्टिविटी को और परफेक्शन के बजाय लगातार सीखने को अहमियत देती है। तो ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज के संगठन अतीत की कठोर मशीनों की तरह बने हैं, या वे भविष्य में एक जीवित जीव की तरह अनुकूलन और विकास करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? इसका जवाब ही किसी भी संगठन की आने वाले समय में सफलता तय कर सकता है।